हेलो एवरीवन। आप लोगों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के हम इस वीडियो में क्लास 9th मैथ्स का न्यू चैप्टर शुरू करने जा रही है, जिसका नाम है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। ये चैप्टर नंबर 4 है। तो आज हम इसमें एक्सरसाइज 4.1 और एक्सरसाइज 4.2 का इंट्रोडक्शन पार्ट एक साथ ही कर रहे हैं, क्योंकि 4.1 में कुछ नहीं है, केवल इक्वेशन के बारे में बताने की इक्वेशन होती क्या है, और वहीं जो एक्सरसाइज 4.2 है उसमें केवल उसके सॉल्यूशन के बारे में बताना है। तो मैं इन दोनों का इंट्रोडक्शन इकट्ठा ले रहा हूँ, जिसके बाद मैं इसका जो एक्सरसाइज है 4.1 और जो 4.2 है, मैं इनकी एक्सरसाइज को भी एक साथ कंबाइन करने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, वरना मैं उनको अलग अलग भी बना सकता हूँ, लेकिन इंट्रोडक्शन में मैं ये दोनों एक साथ इंक्लूड कर रहा हूँ, जिससे कि बहुत ही मतलब बहुत ही शॉर्ट वीडियो बनेगी, 5 मिनट की। ठीक है, बस उसमें 4.1 में आपको केवल इंट्रोडक्शन देना है कि इक्वेशन होती क्या है, बस। वरना जो असली काम है वो तो 4.2 में ही है। ठीक है, तो चलो इसको शुरू करते हैं। तो इससे पहले कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, वीडियो को लाइक करना ना भूले और शेयर करना ना भूले। और जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि मैंने आपको जो हमने अपना इंस्टाग्राम पर एक इसी चैनल के नेम से एक अकाउंट बनाया है, आप उसको भी जाकर के फॉलो कर लीजिएगा, जिससे कि आपको जो भी आपकी क्वेरी हो आप वो हमको पूछ सके वहां पर भी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, आज का जो टॉपिक है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। देखो, जैसे कि यहाँ पर ये नेम है कि लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। हमें यहाँ पर पढ़नी इक्वेशन ही है, लेकिन कैसी इक्वेशन? जो लीनियर हो। लीनियर इक्वेशन ही हम इसमें पढ़ेंगे, लेकिन टू वेरिएबल्स की, जिसमें दो वेरिएबल इंक्लूड होंगे। अब तक आपने 8th क्लास में जो पढ़ी है, ठीक है, या फिर हम कहें अभी आपने जो दूसरा चैप्टर पढ़ा है उसमें जो पोलिनोमियल पढ़ा है, ठीक है, वो पोलिनोमियल जो है, वो पोलिनोमियल कैसा था? लीनियर पोलिनोमियल पढ़ा है आपने। आपने पढ़ा है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल और क्यूबिक पोलिनोमियल। उनसे ही क्या बनती है? इक्वेशन बनती है। वो कैसे बनती है वो हम अभी देखेंगे, लेकिन हम यहाँ पर केवल लीनियर इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे, जो कि दो वेरिएबल में होगी। ये यहाँ पर टू वेरिएबल का कॉन्सेप्ट आपके लिए नया है। अब तक जो आपने इक्वेशन पढ़ी है 8th क्लास में, वो आपने एक ही वेरिएबल में पढ़ी है, जो कि कुछ इस तरह की थी, जिसका फॉर्मेट ये था ए एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। जिसका फॉर्मेट ये था, जहां पर ए और सी क्या होते थे? कांस्टेंट होते थे, और एक्स क्या होता था? यहाँ पर वेरिएबल होता था। यहाँ पर क्या होता था? वेरिएबल होता था। और यहाँ पर एक ही वेरिएबल है, यानी कि एक ही वेरिएबल है इसमें, इसमें दो वेरिएबल नहीं है। तो अब तक तो आपने केवल सिंगल वेरिएबल के लिए आपने इक्वेशन पढ़ी थी, लेकिन आप इस चैप्टर में पढ़ोगे दो वेरिएबल के लिए। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि इक्वेशन होती क्या है। आपने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़े हैं। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन से जो भी हम अपनी एक्सप्रेशन बनाते थे, या फिर हम कह सकते हैं जो भी हमने पोलिनोमियल पढ़े हैं, जो हमने अभी पीछे पोलिनोमियल पढ़े हैं चैप्टर नंबर 2 में, उन पोलिनोमियल को अगर मैं किसी भी वैल्यू की इक्वल रख दूं, आइदर राइट साइड आइदर लेफ्ट साइड, जैसे कि जब तो मैं कहूँ कि 0 = 2x + 3, ठीक है, या फिर मैं कहूँ 4y + 2 = 6, ठीक है, तो ये क्या है? एक इक्वेशन है। ये क्या है? एक इक्वेशन है। ये क्या है? इतना ये एक पोलिनोमियल है। ये क्या है? इतना ये एक पोलिनोमियल है। या तो आप किसी भी पोलिनोमियल को, जब भी आप किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को, या फिर कह लो किसी भी पोलिनोमियल को आप किसी भी वैल्यू के इक्वल रखते हो, किसी भी वैल्यू के इक्वल रखते हो, आइदर लेफ्ट साइड आइदर राइट साइड। देख लो, जैसे मैंने इसके यहाँ पर राइट साइड में रखा पोलिनोमियल को, और इसको मैंने लेफ्ट साइड में रखा। आप किसी भी तरफ रख लो, लेकिन हमें उसको किसी भी वैल्यू के इक्वल रखना है, तो वो किसका फॉर्म ले लेगी? इक्वेशन का फॉर्म ले लेगी। तो यहाँ पर ये क्या बन गई? कंप्लीट एक इक्वेशन बन गई है। ठीक है, या फिर आप कह सकते हो हम किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को 0 के इक्वल लिख दे। क्यों? क्योंकि जो कांस्टेंट होगा साइड में, मैं इसको इस तरफ भी लेके आ सकता हूँ, या फिर मैं इसको लिख सकता हूँ इस वाले को 4y + 2 - 6 = 0। 4y - 4 = 0, ये बन गई हमारी इक्वेशन। ठीक है, तो या तो आप कह सकते हो कि कोई भी वैल्यू लिख दो, या फिर आप कह सकते हो कि हम 0 को आइदर राइट साइड और लेफ्ट साइड अगर हम पुट कर दे किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के, तो किसका फॉर्म ले लेती है? इक्वेशन का। और देखो, जब इसने इक्वेशन का फॉर्म लिया, तो यहाँ पर जो है दोनों तरफ क्या? इक्वेलिटी है। यानी कि इसको जब हम सोल्व करेंगे, यहाँ पर हम एक्स की वैल्यू रखेंगे, या हम यहाँ पर y की वैल्यू रखेंगे, या फिर हम, हाँ, यहाँ पर हम y की वैल्यू रखेंगे, तो ये हमको क्या दे देगा? 0 दे देगा। यानी कि दोनों तरफ क्या है? इक्वलिटी है। तो यानी कि हम कह सकते हैं इक्वेशन क्या है? एक इक्वलिटी का स्टेटमेंट है। इक्वलिटी स्टेटमेंट, या फिर कह सकते हैं स्टेटमेंट ऑफ इक्वलिटी। स्टेटमेंट ऑफ इक्वलिटी फॉर्म्ड बाय एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन
कॉल्ड इक्वेशन। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, इक्वेशंस कहते हैं। ठीक है, ये तो थी केवल एक सिंगल वेरिएबल के लिए, ये तो मैंने आपको केवल एक डेफिनेशन बताई कि इक्वेशन होती क्या है। जनरली मैं आपको यहाँ पर इसका यूज भी बता देता हूँ। जो इक्वेशन होते हैं, इक्वेशन से हम बहुत ही बड़ी बड़ी मैथमेटिक प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं। जो भी आपकी इंडस्ट्रियल की प्रॉब्लम होते हैं, इंडस्ट्री की प्रॉब्लम होते हैं, उनको हम इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और उसको हम वहाँ पर सोल्व करते हैं। क्यों? क्योंकि वहां से जो भी हमको नंबर ऑफ ऑडियंस या फिर नंबर ऑफ थिंग्स हमको फाइंड आउट करनी होती है, जो भी हमें क्वेश्चन में पूछा जाए। ठीक है, फिर रियल लाइफ क्वेश्चंस जो होते हैं, रियल लाइफ सिचुएशंस जो होती है, उनमें हमें जो भी फाइंड करना होता है मैथमेटिकल मैकेनिकल ब्रांच में, वहां पर हम इक्वेशन की फॉर्म में बनाते हैं उसको, और वहां से उसको सोल्व करना बहुत ही इजी हो जाता है। तो इसलिए इक्वेशन काफी इजी रहती है, इनका बहुत ज्यादा एडवांटेज है लाइफ में। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ये। ठीक है, इससे क्वेश्चन आता ही आता है। अब देखो यहाँ पर है स्टेटमेंट ऑफ इक्वलिटी हो गया। अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे टू वेरिएबल्स के लिए। ठीक है, क्योंकि आपके कोर्स में टू वेरिएबल के लिए है, लेकिन लीनियर इक्वेशन ही है। ठीक है, फिर आप 10th में पढ़ोगे इक्वेशन को, लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, यानी कि दो इक्वेशंस का पेयर पढ़ोगे आप 10th क्लास में। लेकिन आप अभी 9th क्लास में हो, तो आप केवल यहाँ पर सिंगल लीनियर इक्वेशन पढ़ोगे, जो कि दो वेरिएबल की होगी। और वहीं आप 10th क्लास में, जब आप 10th क्लास में आओगे, तो आप टू वेरिएबल में ही पढ़ोगे, लेकिन लीनियर इक्वेशंस का पेयर, यानी कि दो इक्वेशंस को आपस में कैसे सोल्व करते हैं, वो आप 10th क्लास में सीखोगे। लेकिन हम यहाँ पर लीनियर इक्वेशन को सिंगल सीखने वाले हैं, जो कि दो वेरिएबल में होती है। अब देखो टू वेरिएबल में लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। देखो लीनियर इक्वेशन से हमें पता चल रहा है कि वो लीनियर होगी। लीनियर इक्वेशन कौन सी होती है? जहां पर वेरिएबल की पावर क्या हो, वन हो, या फिर कह सकते हैं वेरिएबल की पावर क्या हो, डिग्री। जैसे यहाँ पर 4y-4 है, तो y की पावर क्या है, वन है। y की पावर वन है, जो इसकी हाईएस्ट पावर है वो क्या है, वन है, तो इसको हम क्या कहते हैं, डिग्री कहते हैं। ठीक है, इक्वेशन में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर को क्या कहते हैं, डिग्री कहते हैं। ठीक है, तो हम इसको पावर कह लो या फिर इसको क्या कह लो, इस इक्वेशन की डिग्री कह लो। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाती है, आपकी लीनियर इक्वेशन आती है जब डिग्री क्या हो, वन हो। जब डिग्री इक्वेशन की क्या हो, वन हो, तब वो क्या कहते हैं, लीनियर इक्वेशन। ये मैंने आपको पॉलिनोमियल में भी बताया हुआ है, आप वहां पर जाकर के वीडियो देख लीजिएगा। वैसे मैं आपको यहाँ पर बता दिया है कि हाईएस्ट डिग्री ऑफ द इक्वेशन कॉल्ड द लीनियर इक्वेशन, यानी कि जितनी हाईएस्ट डिग्री होगी, ठीक है, इक्वेशन की, उतनी वो वही इक्वेशन क्या कहलाएगी, लीनियर इक्वेशन कहलाएगी। यानी कि अगर उसकी डिग्री वन होगी, हाईएस्ट डिग्री अगर वन होगी, सॉरी, ठीक है, तो वो इक्वेशन क्या कहलाएगी, आपकी लीनियर इक्वेशन कहलाएगी, अगर उसकी डिग्री वन है। अब देखो यहाँ पर लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल कैसे, टू वेरिएबल जैसे मैं एग्जांपल दे देता हूँ, तो मैं दूसरा पेन ले लेता हूँ। जैसे मैंने बोला 2x प्लस 3y प्लस 8 इक्वल टू 0। ये हमारी क्या है, एक इक्वेशन है जो कि दो वेरिएबल में है। एक वेरिएबल आपका ये रहा, एक वेरिएबल आपका रहा, और ये जो है ये आपकी क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट टर्म है। ये जो कोफिशिएंट है ये भी आपको कांस्टेंट ही है। लेकिन ये जो 2x है और ये 3y है, ये आपकी क्या कहलाएगी, टर्म कहलाएगी। ये भी अभी आपको मैंने पॉलिनोमियल में बताया हुआ है। ठीक है, जो आपकी कांस्टेंट वेरिएबल के प्रोडक्ट होता है उसको हम टर्म कहते हैं। लेकिन ये है, ये भी आपकी टर्म ही है, लेकिन ये आपकी कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, और ये आपकी वेरिएबल टर्म हो जाती है। क्यों हो जाती है वेरिएबल टर्म? क्योंकि हमने यहाँ पर कांस्टेंट और वेरिएबल की आपस में मल्टीप्लाई करती है, इसी वजह से हम इसको कहेंगे कांस्टेंट टर्म और इसको कहेंगे वेरिएबल टर्म। और ये पूरी जो फॉर्म है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, इसको कहते हैं हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये टू वेरिएबल्स की क्या होती है, लीनियर इक्वेशन हो जाती है, जिसमें दो वेरिएबल्स है, एक्स और वाई यहाँ पर वेरिएबल है, ए और बी आपके क्या है, कांस्टेंट टर्म है, जो कि एक्स और वाई के कोफिशिएंट है, और सी आपकी कांस्टेंट टर्म है। यहाँ से कंपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पर लीनियर इक्वेशन आपकी यही थी कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है, एक इक्वलिटी का स्टेटमेंट होता है। इसमें आप केवल जो उसका यूज है वो बड़ी बड़ी ब्रांचेस में है, जिसमें हम बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को सोल्व करते हैं बाय द हेल्प ऑफ लीनियर इक्वेशंस, उनको इक्वेशन में कन्वर्ट करके। ठीक है, उनको लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं, वहां से जो भी हमको चाहिए होता है, जो भी हमें अपनी प्रोडक्ट की नीड होती है, वो हमें मिल जाता है, इनसे इजीली मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर लीनियर इक्वेशन आपके यही थे। अब देखो इनके सॉल्यूशंस की बात करते हैं। इसका जो इंट्रोडक्शन था वो यही था, और इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म, इसको हम इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म ही कहते हैं। ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 क्या होती है, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म ही होती है। ये भी आप ध्यान रखना, स्टैंडर्ड फॉर्म में यहाँ पर लिख देता हूँ।
कोई आपसे पूछने लग जाए कि बताओ भाई लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल तो तुम्हें पता है, तो तुम उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बताओ, तो आप कह सकते हो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, क्या इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है, जहां पर एक्स और वाई क्या है, वेरिएबल्स है, और ए और बी क्या है आपके, कॉन्स्टेंट है। अब दूसरी बात यह है, जरूरी नहीं है कि यहाँ पर एक्स और वाई ही क्या हो आपके वेरिएबल हो, आप एक्स और वाई की जगह कुछ भी वेरिएबल ले सकते हो। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर ले सकता हूँ ए टी प्लस बी पी इक्वल टू प्लस सी इक्वल टू जीरो, ये भी आपकी इक्वेशन है जहां पर टी और पी के आपकी वेरिएबल है, ए और बी के आपके कांस्टेंट है। ठीक है, ये भी आपकी इक्वेशन हो सकती है। आपकी एक इक्वेशन ये भी हो सकती है, जैसे मैं कहूँ आपकी टू एक्स प्लस थ्री वाई इक्वल टू जीरो है, जैसे ये इक्वेशन है, आप कहोगे ये तो सर इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, यहाँ पर दो वेरिएबल तो है लेकिन यहाँ पर कांस्टेंट टर्म नहीं है। देखो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, टू एक्स प्लस थ्री वाई प्लस जीरो इक्वल टू जीरो, तो लो आ गई कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म आपकी क्या है, जीरो है। अगर आपकी इक्वेशन ऐसे भी है तो ये तब भी आपकी लीनियर इक्वेशन है, टू वेरिएबल होगी, भले यहाँ पर सी ना हो यानी कि कांस्टेंट टर्म ना हो, उसको आप जीरो मान लो, तो लो यहाँ पर एक जीरो ऐड कर दो, बन गई आपकी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस जीरो यानी कि सी इक्वल टू जीरो, आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो इसी तरीके से जो आपके एक्सरसाइज 4.1 का इंट्रोडक्शन था वो तो यही था। अब यहाँ पर मेन बात करते हैं किसकी वाला, लीनियर इक्वेशन की सॉल्यूशंस की, जो कि 4.2 का पार्ट है। 4.1 में तो केवल ये था कि इक्वेशन क्या होती है और एक्स और वाई उसके वेरिएबल्स होते हैं, उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है और उसका यूज क्या होता है। ठीक है, तो चलो इसके 4.2 एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन पार्ट शुरू करते हैं। ठीक है, तो अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को शेयर जरूर करना। तो देखेंगे इसका सॉल्यूशन की, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। दो वेरिएबल्स की जो इक्वेशन होती है उनके सॉल्यूशंस को कैसे फाइंड आउट करते हैं। देखो सबसे पहले सॉल्यूशन होता क्या है, सॉल्यूशन जैसे मेरे पास ये इक्वेशन है टू एक्स प्लस थ्री वाई प्लस एट इक्वल टू जीरो। सॉल्यूशन का मतलब होता है एक्स और वाई की वो वैल्यू जो इस पूरी इक्वेशन की क्या कर दे, सेटिस्फाई वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई विच सेटिस्फाई इक्वेशन, तो फिर कह सकते हैं कंप्लीट इक्वेशन गिव्स सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, यानी कि जो आपकी इक्वेशन है यहाँ पर जो एक्स और वाई की वो वैल्यू जो इसको इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे, यानी कि इसको सोल्व करके यहाँ पर एक्स और वाई की वैल्यू को पुट करने के बाद इसका मान जीरो के इक्वल आना चाहिए, वो वैल्यू एक्स और वाई की क्या कहलाएगी, इसका सॉल्यूशन कहलाएगी। जैसे हम लीनियर इक्वेशन में करते थे कि टू एक्स प्लस थ्री इक्वल टू जीरो, तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू हमने रख दी, एक्स की वैल्यू हमने यहाँ पर रख दी, तो टू यानी कि हो जाएगा एक्स इक्वल टू माइनस का थ्री बाय, तो ये हो जाएगा एक्स इक्वल टू माइनस थ्री बाय टू। तो अगर यहाँ पर मैं माइनस का थ्री बाय टू रखता हूँ, माइनस का थ्री बाय टू प्लस थ्री इक्वल टू जीरो, तो टू से टू कट गया, माइनस थ्री प्लस थ्री इक्वल टू जीरो, थ्री से थ्री कट गया, वैल्यू का ही जीरो, तो यानी कि एक्स इक्वल टू माइनस थ्री बाय टू क्या हो गया, इसका सोल्यूशन हो गया। इसी तरीके से यहाँ पर एक्स और वाई की वैल्यू रखने पर जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे वो आपका क्या कहलाएगा, इसका सॉल्यूशन कहलाएगा। एक्स और वाई की वैल्यू आपकी अलग अलग भी हो सकती है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो हमारी लीनियर इक्वेशन थी, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, उसके जो सॉल्यूशन होते थे, उनके जो सॉल्यूशन होते थे वो क्या होता था, यूनिक होता था, यूनिक होता था। क्यों, क्योंकि यहाँ पर सिंगल वेरिएबल था। ठीक है, यहाँ पर टू एक्स प्लस थ्री इक्वल टू जीरो है, मैं यहाँ से जब एक्स की वैल्यू निकालूंगा तो यहाँ पर केवल एक सिंगल वेरिएबल ही, हमको यहाँ पर एक सिंगल वैल्यू ही मिलेगी। ठीक है, तो यानी कि जिससे हमें पता चलता है यहाँ पर इसका यूनिक सॉल्यूशन होता था, यूनिक सॉल्यूशन, यहाँ पर क्या होता था, इसका यूनिक सॉल्यूशन होता था। बट इस केस में जब हमारे पास दो वेरिएबल की इक्वेशन हो लेकिन लीनियर हो, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, इस केस में एक्स और वाई की वैल्यू हमें यहाँ पर रखनी पड़ेगी। ठीक है, अब आप लोग कहोगे मैंने जैसे आपको पहले वाले इक्वेशन में बताया कि जो एक्स की वैल्यू थी उसमें यहाँ पर केवल एक वेरिएबल है तो उसका केवल एक ही सॉल्यूशन होता था, तो अब लोग यहाँ पर कहोगे कि एक्स और वाई की वैल्यू यानी कि यहाँ पर दो वेरिएबल है तो इसका मतलब इसके दो सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
इसमें क्या होता है कि x और y की वैल्यू हम अलग अलग पुट करते हैं अपनी तरफ से, x और y की वैल्यू हम अपनी तरफ से अलग अलग पुट करते हैं, चाहे x की वैल्यू 0 पुट करो, y की वैल्यू 0 पुट करो, x की वैल्यू 1 पुट करो, y की वैल्यू 0 पुट करो, कुछ भी पुट करो, हम वहां से इसके अलग अलग सॉल्यूशन निकालते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम अपनी तरफ से नहीं कह सकते इसके यूनिक सॉल्यूशन होते हैं, नहीं, क्योंकि यहाँ पर x है और y है, इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो x और y की वैल्यू पर डिपेंड करता है। ठीक है, अगर हमें पता है कि x का, चलो हमने मान लिया कि x की वैल्यू केवल यूनिक ही होगी, ठीक है, लेकिन y का क्या, जरूरी थोड़ा है ना कि y की वैल्यू यूनिक ही होगी। अब इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ही, x और y के कॉम्बिनेशन से ही इसका सॉल्यूशन क्या चलेगा, हमें पता चलेगा इक्वेशन का, और यहीं से हमें पता चलेगा कि इसके कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं। देखो एक बात तो साफ है कि यहाँ पर इसके ना तो दो सॉल्यूशन होंगे ना इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा। मैंने आपको उसमें बता दिया कि इसमें एक वेरिएबल था, वो लीनियर है, लीनियर है तो केवल उसका एक सॉल्यूशन होगा। ये मैंने आपको पॉलिनोमियल में बताया हुआ है कि जिसकी जितनी डिग्री होती है उसके उतने सॉल्यूशन होते हैं। यहाँ पर बात तो आपकी ठीक है कि यहाँ पर इसकी डिग्री 1 है, उसके एक ही सॉल्यूशन होगा, बट यहाँ पर लीनियर है, मानता हूँ। यहाँ पर x और y की जो वैल्यू है, सॉरी यहाँ पर जो वेरिएबल है, वेरिएबल तो यहाँ पर दो है ना। अब वेरिएबल आप यहाँ पर चेंज करोगे, जितने नंबर ऑफ वेरिएबल बढ़ाओगे उसके हिसाब से उस इक्वेशन की प्रॉपर्टी भी तो बढ़ जाएगी। ये भी तो होगा, वहां पर एक सिंगल वेरिएबल है, लीनियर है, यहाँ पर दो वेरिएबल है लेकिन लीनियर है, लेकिन वेरिएबल को इंक्रीज करने से उसकी प्रॉपर्टी भी तो बढ़ जाएगी इक्वेशन की, और उसके हिसाब से उसकी सॉल्यूशन भी चेंज हो जाएगी। उसमें एक वेरिएबल था, उसका यूनिक सॉल्यूशन था, लेकिन यहाँ पर एक वेरिएबल नहीं, यहाँ पर दो वेरिएबल है, तो जरूरी नहीं यहाँ पर भी इसके दो सॉल्यूशन ही होंगे, यहाँ पर जितने वेरिएबल हो। इसके मैं बता देता हूँ, इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं, इस इक्वेशन के क्या होते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है, ये आप ध्यान रखना, कोई आपसे पूछ ले कि लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल की कितने सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। क्यों, क्योंकि हम यहाँ पर x और y की वैल्यू अलग अलग लेते हैं। ठीक है, x और y की वैल्यू हम अलग अलग लेते हैं अपनी तरफ से, और हम इसमें रखते चले जाते हैं। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पर जो इसके सॉल्यूशन होंगे वो ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में आते हैं, x y की फॉर्म में। अगली जो हमारी 4.3 इंट्रोडक्शन है, मतलब जो 4.3 एक्सरसाइज है, उसके इंट्रोडक्शन में आपको ग्राफ ड्रॉ करना सिखाऊंगा, जिसमें हम जो इनके सॉल्यूशन है इसको ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लेंगे। इसको ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं, मैंने आपको प्रीवियस चैप्टर में पढ़ाया हुआ है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर इनफाइनाइट सॉल्यूशन इसके होते हैं, यहाँ पर x की वैल्यू y की वैल्यू अलग अलग लेते हैं। जैसे मैं कहूँ, जैसे मैं कहता हूँ 3x प्लस 5y इक्वल सी 3 इक्वल टू 0, मुझे इसकी सॉल्यूशन निकालनी है। अब आप लोग कहोगे हमें इसके सॉल्यूशन तो फाइंड आउट करने हैं, जैसे क्वेश्चन आ गया कि इसके सॉल्यूशन फाइंड आउट करो। ठीक है, अब इसके सॉल्यूशन आपके दिमाग में आएगा, इसके कितने सॉल्यूशन फाइंड आउट करें, इसके कितने सॉल्यूशन हमें फाइंड आउट करने हैं, जबकि इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। ये एक टफ काम है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, आप अपनी तरफ से कितने भी निकाल सकते हो। या तो वो क्वेश्चन में आपको बोलेगा कि आपको इतने सॉल्यूशन इसके निकालने हैं, कोई से भी सॉल्यूशन निकाल लो, या फिर आपको अपनी तरफ से एक दो सॉल्यूशन निकाल के दिखा देना होगा। ठीक है, और यही काम हम ग्राफ में भी करेंगे। ठीक है, अब देखो 3x प्लस 5y प्लस 3 इक्वल टू 0 ये है। देखो मैं यहाँ पर अब क्या करता हूँ, मैं पुट करता हूँ x इक्वल टू 0, मैं x इक्वल टू 0 पुट करता हूँ। आप कुछ भी पुट कर लीजिएगा, वहां से y की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, फिर हम y की वैल्यू अपनी तरफ से पुट करेंगे कोई और दूसरी, फिर वहां से x की वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ पर ये भी आप कर सकते हैं कि जो आप x की वैल्यू डाल रहे हो, रख रहे हो पहले, आप y की वैल्यू वो भी रख सकते हो बाद में। ठीक है, फिर अलग अलग भी रख सकते हो। जैसे मैं x की वैल्यू 0 रखूंगा तो 3 इंटू 0 प्लस 5 इंटू वाई प्लस 3 इक्वल टू 0, 0 हो गया। ये आपका 5y प्लस 3 इक्वल टू 0 बच गया, y की वैल्यू आ गई -3/5। ठीक है, अब मैं यहाँ पर y, अब ये मत कर देना कि y की वैल्यू -3/5 आ गई तो यहाँ पर y की वैल्यू -3/5 रख दो। नो, आपको अपनी तरफ से दूसरी वैल्यू रखनी है y की। ठीक है, तो यहाँ पर मैं करता हूँ y इक्वल टू 0 पुट करता हूँ। मैंने कहा था ना, अब x की वैल्यू अगर आपने 0 पुट किया तो आपकी y की वैल्यू भी 0 पुट कर सकते हो। अगर आप यहाँ पर ये नहीं पुट करना चाहते हो, अपनी तरफ से कोई और भी पुट कर सकते हो। बस इस तरीके से वैल्यू पुट करनी है x और y की, जिससे कि इसके सॉल्यूशन इजी आ जाए, जिससे कि क्वेश्चन को सोल्व करने में टफ काम ना हो। ठीक है, इजिली सॉल्यूशन हमको लेने हैं। जैसे मैं वहां पर y की वैल्यू लेता हूँ 0, तो यहाँ पर हम ले लेंगे y की वैल्यू 0, 3x प्लस 3 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -3/3, x की वैल्यू आ गई -1, x की वैल्यू आ गई -1। तो देखो x की वैल्यू -1 है, तो हम यहाँ पर x y की फॉर्म में क्या लेंगे, इस इक्वेशन के सॉल्यूशन लेंगे। x की वैल्यू क्या है -1 और y की वैल्यू क्या है -3/5, तो ये हो जाएगा इसका सॉल्यूशन। इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या आ गया, एक सॉल्यूशन आ गया -1 -3/5। ठीक है,
ये हो जाएंगे इस इक्वेशन के सॉल्यूशन। और इसके सॉल्यूशन कितने होंगे? इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, इसका यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, और आप यहाँ पर एक्स और वाई की हम अपनी तरफ से अलग अलग वैल्यू लेते हैं जो कि हमारे ग्राफ ड्रॉ करने में भी काम आएगी एक्सरसाइज 4.3 के इंट्रोडक्शन में। ठीक है, वहां पर आपको बड़ी इजीली से आपको ग्राफ पेपर पे ही ड्रॉ करके दिखाऊंगा ग्राफ को कैसे ड्रॉ करते हैं। और जो मैंने आपको चैप्टर नंबर 3 में कहा था कि मैं इसको ग्राफ पर बताऊंगा कि हम ऑर्डर पेयर को कैसे, या फिर हम कह सकते हैं कोऑर्डिनेट को कैसे प्लॉट करते हैं ग्राफ पेपर पर। ठीक है, वो भी काम हम इसी के साथ साथ कर लेंगे। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर इस कोऑर्डिनेट की फॉर्म में ग्राफ पर इसको ड्रॉ करेंगे, इनकी मदद से ही आपको इस इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ होगा, इसलिए आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ाई गई है। ठीक है, तो 4.2 और 4.1 का इंट्रोडक्शन में यही था जिसमें हमने आपको सॉल्यूशन पढ़ाया, उसके सॉल्यूशन कितने होते हैं, इसमें कितने वेरिएबल्स होते हैं, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या आती है और लीनियर इक्वेशन किसको कहा जाता है। पहली 2 एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन इतना ही था, इसीलिए मैंने इनको कंबाइन करके वीडियो बना दी, जिससे कि मुझे अलग अलग करके वीडियो ना बनानी पड़े, वरना बस मुश्किल से 4 या 5 मिनट की वीडियो बनती। ठीक है, अब आई होप कि आप लोगों को ये इंट्रोडक्शन आपको समझ में आया होगा। तो अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। और हमें इंस्टाग्राम पर जाकर भी फॉलो करना, उसको लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आसपास के बच्चों को हमारे चैनल के बारे में जरूर बताना। ठीक है, तो चलिए चलते हैं स्टूडेंट, मिलते हैं इन दोनों की एक्सरसाइज के सोल्यूशन के साथ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।